पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे दिलचस्प और जटिल राजनीति मानी जाती रही है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव जो 2026 में होने वाले इस परंपरा को आगे बढ़ाती दिख रही है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने या बनाए रखने का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। मौजूदा हालात, राजनीतिक बयानबाजी, नई पार्टियों का उभरना और केंद्र बनाम राज्य की टकराहट, ये सभी बातें इस चुनाव को और ज्यादा रोचक बनाने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस लगातार 3 बार सत्ता में रह चुकी है और 2026 में वह चौथी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में है। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव बेहद अहम है क्योंकि यह उनके लंबे राजनीतिक सफर की अगली कड़ी होगी। वही भाजपा इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है क्योंकि पार्टी पिछले कुछ वर्षों से बंगाल में अपनी जुड़ी मजबूत करने में लगी हुई है और अब वह खुलकर सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है। ममता बनर्जी की राजनीतिक स्थिति अभी भी मजबूत मानी जा रही है। वे बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है। उनका संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन, सड़क से सत्ता तक का सफर और दीदी के रूप में उनकी पहचान आज भी बड़े वर्ग को आकर्षित करती है। खासकर ग्रामीण इलाकों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पकड़ अब भी मजबूत बताई जाती है। तृणमूल कांग्रेस का संगठन राज्य के हर जिले, हर ब्लॉक, लगभग हर बूथ तक फैला हुआ है। यही कारण है कि चुनावी मुकाबले में टीएमसी को हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। सरकार की योजनाएं ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच टीएमसी की लोकप्रियता को और मजबूत किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, सबूज साथी जैसी योजनाएं भी जमीनी स्तर पर असर दिखाती रही है। इन योजनाओं का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचता है और चुनाव के समय यही योजनाएं वोट बैंक को मजबूत करने का काम करती है। ममता बनर्जी बार बार यह संदेश देती रही है कि उनकी सरकार गरीब, महिला और कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है। हाल के महीनों में ममता बनर्जी ने मतदाता सूची और एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची के नाम पर कुछ खास वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है और लोकतंत्र को कमजोर भी किया जा रहा है। इस मुद्दे पर उन्होंने काफी आक्रामक रुख अपनाया है और इसे बंगाल के सम्मान और अधिकार से जोड़कर पेश किया है। इससे एक बार फिर बंगाल बनाम दिल्ली की राजनीति तेज हुई है, जिसका फायदा अक्सर टीएमसी को मिलता रहा है। हालांकि टीएमसी की राह पूरी तरह आसान भी नहीं है। पार्टी के भीतर असंतोष, कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप और केंद्र एजेंसियों की कार्यवाही से पार्टी को नुकसान भी झेलना पड़ा है। फिर भी ममता बनर्जी ने हर बार इन चुनौतियों को राजनीतिक साजिश बताकर अपने ही पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की है। उनके समर्थक आज भी मानते हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल सरकार को परेशान कर रही है और यही भावना चुनाव में टीएमसी के पक्ष में जा सकती है। भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी खुले तौर पर लगभग 160 सीटें जीतने की रणनीति की बात कर रही है। यह लक्ष्य दिखाता है कि भाजपा अब सिर्फ मजबूत विपक्ष बनने से संतुष्ट नहीं है बल्कि सीधे सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। भाजपा का चुनावी अभियान सुरक्षा, विकास, एसआईआर और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि बंगाल में बदलाव जरूरी है और टीएमसी सरकार अपने वादों पर खड़ी नहीं उतर पाई है। भाजपा के लिए चुनौती यह है कि राज्य में उसका संगठन अभी भी टीएमसी जितना मजबूत नहीं माना जाता है। हालांकि 2021 के चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और बड़ी संख्या में सीटें भी जीती थी, लेकिन उसके बाद भी पार्टी को कई झटके लगे हैं। कई विधायक और नेता टीएमसी में वापस चले गए हैं, जिससे संगठन को नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा भाजपा का वोट बैंक अभी भी कुछ खास इलाकों और समुदायों तक सीमित माना जाता है। केंद्र सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा और बड़े सड़क, रेलवे तथा अन्य विकास कार्यों को भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पार्टी यह दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो राज्य को केंद्र की योजनाओं का पूरा फायदा मिल सकता है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है।
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भुगतान पैटर्न, जनसंख्या संरचना और पारंपरिक वोट बैंक के कारण भाजपा के लिए बंगाल में सत्ता हासिल करना अब भी आसान नहीं है। खासकर मुस्लिम बहुत इलाकों में भाजपा को अब भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यदि इन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव नहीं होता तो भाजपा का सत्ता का सपना अधूरा रह सकता है। अन्य दलों की भूमिका भी इस चुनाव में पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस और वामपंथी दल कभी बंगाल की राजनीति की धुरी हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल वे मुख्य मुकाबले में पीछे नजर आते हैं। हालांकि कुछ सीटों पर उनका स्थानीय प्रभाव अभी भी मौजूद है और वोट कटवा भी की भूमिका भी वे असर डाल सकते हैं। खासकर ऐसे इलाकों में जहां टीएमसी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, वहां तीसरे मोर्चे के वोट काफी अहम साबित हो सकते हैं। हाल ही में हुमायूं कबीर द्वारा नई पार्टी बनाने की भी खबर ने भी राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। उनकी पार्टी भले ही राज्य स्तर पर बड़ा असर न डाले, लेकिन कुछ खास इलाकों में यह टीएमसी या अन्य दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इसके अलावा अगर ममता बनर्जी की व्यक्तिगत राजनीति और उनके फैसलों को गहराई से देखा जाए तो साफ दिखता है कि वे चुनाव को सिर्फ राजनीतिक मुकाबले के रूप में नहीं, बल्कि भावनात्मक और पहचान की लड़ाई के रूप में पेश करती है। वे बार बार यह संदेश देती है कि बंगाल की संस्कृति, भाषा और अस्मिता को बाहर से समझा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि जब भी केंद्र सरकार या भाजपा के किसी नेता की ओर से बंगाल को लेकर कोई तीखा बयान आता है तो ममता बनर्जी उसे तुरंत बंगाल पर हमला बताकर जनता के बीच ले जाती है। इससे उनके समर्थकों में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है जो चुनावी राजनीति में बहुत अहम माना जाता है। ममता बनर्जी का नेतृत्व शैली भी बाकी नेताओं से अलग माना जाता है। वे खुद को जनता के बेहद करीब दिखाती हैं। सड़क पर धरना देना, पैदल मार्च करना, अचानक जिलों का दौरा करना और अधिकारियों को मौके पर ही फटकार लगाना, ये सभी बातें उनके छवि को एक जमीनी नेता के रूप में मजबूत भी करती है। उनके समर्थक मानते हैं कि ममता बनर्जी सत्ता में रहते हुए भी आम लोगों जैसे नेता बनी रहती है। यही छवि विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। हालांकि विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और राजनीतिक हिंसा होती रही है। भाजपा इसे अपने चुनावी प्रचार का बड़ा हथियार बनाना चाहती है, लेकिन टीएमसी इस आरोप को यह कहकर खारिज करती है कि बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और देश के दूसरे राज्यों में भी हिंसा होती है, लेकिन वहां इतना शोर नहीं मचाया जाता है। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर भी केंद्र पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाती रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला जैसी मामलों में पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्यवाही हुई है। भाजपा इसे ममता सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार का सबूत बताती है। वहीं ममता बनर्जी इसे राजनीतिक बदली की कार्यवाही कहकर जनता के सामने पेश भी करती है। उनका तर्क है कि अगर सच में भ्रष्टाचार था तो चुनाव के समय ही एजेंसियों क्यों सक्रिय होती है। यह बहस आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है। चुनावी रणनीति के लिहाज में टीएमसी एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले पर भरोसा कर सकती है, जिसमें बूथ स्तर तक मजबूत संगठन, स्थानीय नेताओं की सक्रियता और सरकारी योजनाओं का प्रचार भी शामिल है। पार्टी यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि उसका वोट बैंक बिखरे नहीं। वहीं भाजपा की रणनीति वोटों के ध्रुवीकरण, सुरक्षा और विकास के मुद्दों को केंद्र में रखने की हो सकती है। दोनों ही पार्टियां सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार पर भी खास ध्यान देने वाली है। ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच भी राजनीतिक रुझान अलग अलग नजर आते हैं। ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं का असर ज्यादा दिखाई देता है, जिससे टीएमसी को बढ़त मिलती है। वहीं कुछ शहरी इलाकों में भाजपा की पकड़ मजबूत बताई जाती है, खासकर मध्यम वर्ग और युवा मतदाताओं के बीच। हालांकि ममता बनर्जी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने के लिए शिक्षा, स्कॉलरशिप और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को सामने रखती रही है। महिलाओं की राजनीति बंगाल में एक खास भूमिका भी निभाती है। ममता बनर्जी खुद एक महिला नेता है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को हमेशा अपनी राजनीति का अहम हिस्सा माना है।
लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि राजनीतिक संदेश भी देती है कि सरकार महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। यह वर्ग टीएमसी के लिए एक मजबूत स्तंभ भी बना हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कई तरह की बातें हैं जो टीएमसी का स्तंभ बना हुआ है, वही विपक्ष के लिए इसे तोड़ना आसान नहीं माना जाता है। अल्पसंख्यक वोट बैंक भी बंगाल की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। टीएमसी ने हमेशा खुद को अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी के रूप में पेश किया है। ममता बनर्जी कई मौकों पर खुलकर अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर बोलती रही है। भाजपा इस वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन अभी तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि विश्लेषक मानते हैं जब तक इस समीकरण में बड़ा बदलाव नहीं होता, टीएमसी को बढ़त बनी रहेगी। हुमायूं कबीर की नई पार्टी जैसे छोटे राजनीतिक प्रयोग चुनावी गणित को थोड़ा जटिल बना सकता है। भले ही यह दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन कुछ सीटों पर ये बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं। बंगाल की राजनीति में पहले भी देखा गया है कि छोटे दल और बागी उम्मीदवार कई बार बड़े उलटफेर कर देते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका भी 2026 के चुनाव में काफी अहम रहने वाली है। आरोप प्रत्यारोप, वीडियो क्लिप, बयान और वायरल कंटेंट के जरिए माहौल बनाने की कोशिश भी की जाएगी। ममता बनर्जी इस मामले में भी पीछे नहीं रहती हैं और वे अक्सर अपने बयानों में सुर्खियां बटोर ही लेती है। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मीडिया रणनीति का इस्तेमाल बंगाल में करना चाहेगी। इन सभी बातों को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ है कि पश्चिम बंगाल का आने वाला विधानसभा चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगा, यह नेतृत्व, पहचान, विकास बनाम बदलाव और केंद्र बनाम राज्य की राजनीति का मिश्रण भी होगा। ममता बनर्जी अपनी मजबूत छवि, जमीनी पकड़ और योजनाओं के सहारे सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगी।